लोग डॉक्टर जावेद साहब को चाहते हैं तो नो डाउट उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। और अब मेरे सामने ये चुनौती है कि 2024 में जो है किशनगंज लोकसभा पर जेडीयू का परचम लहराकर जो है जेडीयू का खाता खुलवाना है। कांग्रेस पार्टी में ये देख लीजिए तौसीफ साहब क्या बोलते हैं, डॉक्टर जावेद साहब क्या बोलते हैं, अब्दुल जलील मस्तान साहब क्या बोलते हैं, ये उनका अपना। कोई भी अगर दावा करता है, तौसीफ साहब दावा करते हैं तो मैं उनको भी गलत नहीं कह सकता हूँ। टिकट में किसी तरह का लेन देन का बात नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ज़मीन से जुड़े आदमी को टिकट हमेशा मिला। कि जहाँ तक टिकट का मसला है कि 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है मुंबई में, जो तीसरी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई है, कि बिहार में कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी ये अभी तय नहीं है। थर्ड राउंड में जब कैंडिडेट होगा तो उसको हर तरह से जो है जांच परख के सर्वे करके जो भी करना होगा, जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। कितनी भीड़ हो रही थी असदुद्दीन अवैसी साहब के सभाओं में, और जो है अभी जो रिजल्ट आया बड़े धक्का मौलाना साहब को टिकट दिए थे, जो रिजल्ट आया तो वो जो नोटा से भी कम है। जनता जिसको चाहेगी उसी को टिकट मिलेगा। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं कोषाधमन के पूर्व विधायक नवनिर्वाचित जेडीयू के किशनगंज जिला अध्यक्ष जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब के पास। सबसे पहले इस बात की मुबारकबाद कि आपको किशनगंज जिले की जिम्मेदारी दी गई है। हम चाहेंगे कि शुरुआत इसी चर्चा से करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शीर्ष नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से किशनगंज जिला जदयू का अध्यक्ष मनोनीत किया है। पहले भी मैं 2013 में जदयू का जिला अध्यक्ष था, और मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए ही 2014 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा में पहली बार किशनगंज जिले में खाता खोला। कई लोग इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वापस किशनगंज भेज दिया गया है, माने बड़े पद से छोटे पद पर भेजा गया है, तो इस पर कुछ कहना चाहिए। उनको पता ही नहीं है। जो संगठन चलाते हैं उनको पता रहता है कि भाई जिला अध्यक्ष क्या होता है। जिला अध्यक्ष इससे पहले पूर्व मंत्री, सत्तारूढ़ दल के सचेतक, 2 बार के विधायक नौशाद आलम साहब थे, और पिछले दिनों उनका बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष में मनोनयन हो गया, तो वो संवैधानिक दृष्टि से उस पद से उनको त्यागपत्र देना पड़ा, और जिसके कारण वो पद रिक्त था। और 2 सितंबर 2023 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे पटना तलब किए थे, और मुझसे कहा गया कि जो है आपको फिर से जदयू की कमान संभालनी है। और फिर जो है शाम में माननीय मुख्यमंत्री अपने एक अन्य मार्ग में 2 सितंबर को बुलाए, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री विजय चौधरी जी थे, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी थे, और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको पार्टी संगठन को फिर से मजबूत है ये, और मजबूत करने के लिए सीमांचल के साथ साथ जो है पूरे किशनगंज में पार्टी को 2024 के लिए और मजबूत संगठन को धारदार बनाकर खड़ा करना है। कल बहादुरगंज विधानसभा के बांसबारी हाट में कर्पूरी चर्चा के तहत काफ़ी बड़े तादाद में लोगों की भीड़ भी थी, प्रोग्राम किया गया था। हम चाहेंगे कि उस प्रोग्राम का मैसेज क्या था, थोड़ा सा उस पर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो एक नाई समाज में पैदा हुए, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, दशकों तक विधायक रहे, लेकिन जिन उद्देश्य दलित, पिछड़े, मजलूमों उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको आरक्षण देने का काम किया, और जिनके कारण उनको जननायक की उपाधि दी गई। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों पर
जो राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर, जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों पर चलने वाले देश के इकलौते नेता हैं कि उन्होंने कभी भी सिद्धांत से समझौता नहीं किया। अपने जो विचारधारा है, जिन मूल्यों के लिए ये लोग लड़ाई लड़े, उनके नक्शे कदम पर चलने का काम किया। और इसीलिए जो है उनके लिए ये पूरे बिहार में सभी जिलों में जो कर्पड़ी चर्चा का आयोजन किया गया। आज बहादुरगंज विधानसभा में बांसबारी हाट में माननीय मंत्री परिवहन विभाग शीला मंडल जी, माननीय सांसद सुपौल दिलेश्वर कामत जी, पूर्व मंत्री माननीय विधायक रुपौली बीमा भारती जी, माननीय विधायक बराड़ी श्री विजय सिंह निषाद जी, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जो नौशाद आलम साहब, और जो हमारे पार्टी के प्रमंडलीय प्रभारी भूमिपाल राय जी, संगठन प्रभारी बहादुरगंज शगुफ्ता अजीम जी, संगठन प्रभारी किशनगंज मुजीबुर रहमान, संगठन प्रभारी जो है कोचा धामन दीपक कुमार जी सहित हजारों की तादाद में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और लोग वहाँ उपस्थित थे। बांसबारी के प्रोग्राम में एक चीज़ को बड़ी बारीकी से नोटिस कर रहा था कि जब जदयू के, मैं नाम तो उनका नहीं बता सकता, जब वो मंच पे अपनी बातों को ख़त्म कर रहे थे तब वहाँ जो भीड़ थी वो पूरे खड़े हो गए थे और उनका कहना था कि अगर 2024 के लिए सांसद का जो टिकट है उसको अगर सर्वे करके नहीं दिया गया, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया, तो फिर ऐसे में हम लोग जो है कुछ अलग भी कर सकते हैं और फिर महागठबंधन की यहाँ हार भी हो सकती है। ये तो जनता की आवाज़ है। हम लोग तो अपने पार्टी संगठन की जिम्मेदारी है और जो है पार्टी संगठन के तहत जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको मजबूत करने का काम किए हैं। तो हम लोग रात दिन अपने संगठन को मजबूत करने का काम किए। अब जो है जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ जदयू जिला अध्यक्ष, पहले से बिहार राज्य हज कमेटी का सदस्य भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव मनोनीत किया गया। फिर जो अंजुमन वक्फ कमेटी का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारे नेता हमेशा उनका प्यार है, दूरदर्शी सोच है, जिसको हम लोग जो है भुला नहीं पाते हैं कि चुनाव हारने के बाद भी पहले जदयू मुख्य प्रवक्ता, फिर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष, फिर जो है जदयू जो है पूर्णिया जिला संगठन प्रभारी जो है, उसके बाद जो है बिहार राज्य हज समिति का सदस्य, फिर जो है आपको ये जो है अंजुमन वक्फ कमेटी का सेक्रेटरी। ये सारी जो है पद दे करके मुझे सम्मानित करने का, और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और मुझे खुद शीर्ष नेतृत्व 2 सितंबर को बोल ये जो है जिम्मेदारी दी है कि जो है हम लोग आपको 2024 के लिए जो है पूरा संगठन को और मजबूत धारदार बनना है और किशनगंज के साथ साथ सीमांचल में भी पूरे पार्टी को मजबूत करना है। खासकर अल्पसंख्यकों के बीच जाकर जो अल्पसंख्यकों को कोई पार्टी बाहर से आकर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, उनको दूर करना है और सरकार की उपलब्धियों को, सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया उसको बताना है। और जो है एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 2010 में मैं नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ा, हार गया। उसके कुछ दिन बाद मुझे जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश सचिव बनाया गया। उसके बाद फिर मुझे बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का सदस्य बनाया गया और 2013 में मुझे जो है जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश सचिव के बाद जो जिला अध्यक्ष बनाया गया। और मुझे खुशी है कि 2014 के उपचुनाव में मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए नेतृत्व में हम लोग 2014 का कोचा धामन विधानसभा का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते, मतलब किशनगंज जिले के लिए खाता खोले। और अब मेरे सामने ये चुनौती है कि 2024 में किशनगंज लोकसभा से जनता दल यूनाइटेड 2 बार चुनाव लड़ी है, दोनों बार दूसरे स्थान पर रही है। मुझे याद आ रहा है। और जो है मेरे
साथ चुनौती है कि हम लोगों को 2024 में जो है किशनगंज लोकसभा पर जेडीयू का परचम लहराकर जो है जेडीयू का खाता खुलवाना है। आज के बांसबारी हाट का जो प्रोग्राम था उसमें पूर्व मंत्री नौशाद साहब ने भी बड़े मन से, चूँकि पहली बार उसकी ज़ुबान से उन्होंने भी कहा कि किशनगंज सांसद का टिकट जेडीयू के खाते में आना चाहिए। आज उन्होंने भी इस बात की जो है चर्चा कर दी खुले मंच से। तो यानी जेडीयू को टिकट मिल सकता है क्या? सारे लोग हमारे यहाँ जनता दल यूनाइटेड में हैं, जितने भी पार्टी पदाधिकारी हैं, चाहे कितने भी लोग हैं, कोई मतभेद नहीं। आप दूसरे पार्टियों में आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में ये देख लीजिए तौसीफ साहब क्या बोलते हैं, डॉक्टर जावेद साहब क्या बोलते हैं, अब्दुल जलील मस्तान साहब क्या बोलते हैं, ये उनका अपना। हमारी पार्टी पूरी संगठित और मजबूत है, हम लोगों में आपसी कोई मतभेद नहीं है और सबका ये है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो सर्वे करा ले। और अगर जनता, मैं समझता हूँ कि आप लोग पत्रकार हैं, घूमते हैं, जनता भी यही चाहती है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े। मुझे किसी के टिकट काटने से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने पार्टी का संगठन में हूँ तो मैं अपने ही लिए करूँ। कोई भी अगर दावा करता है, तौसीफ साहब दावा करते हैं तो मैं उनको भी गलत नहीं कह सकता हूँ। पिछले दिनों देखे कि हाजी सुभान साहब, रुकनुद्दीन साहब बोले कि नहीं, राजद का भी दावेदारी कि हमारे 4 विधायक हैं, तो उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। सब पार्टी को अपना दावा करना चाहिए और उसके लिए कोशिश करना चाहिए। अगर जनता दल यूनाइटेड की किशनगंज लोकसभा में सीमांचल में मजबूत होगा तो उससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। कांग्रेस अगर यहाँ मजबूत होगा तो उससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। राष्ट्रीय जनता दल अगर मजबूत होगा तो उससे जो है इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। आपके भाषणों को की अगर बारीकियों पे गौर किया जाए तो जितनी प्रोग्राम में आपके द्वारा जो बातें रखी जाती है, चाहे एनडीए गठबंधन की बात, बीजेपी की बात करें या फिर मस्जिद की बात करें, दोनों पार्टियों के लिए जो आप काफ़ी आक्रोशित होकर बोलते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। तो भाई अभी इंडिया गठबंधन जो बना है तो इससे 2 ही पार्टियों को तकलीफ है, जो भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए संगठन का प्रभारी होने के नाते कि उनकी जो नाकामियां हैं उनको जनता तक मैं लाऊं, तो वो काम मैं कर रहा हूं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब थे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, सीए का मसला हो, हर जगह हम लोग विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं और मजबूती से रखे हैं और माननीय मुख्यमंत्री तक भी उस बात को ले गए। और हम लोगों के ही पहल पर 19 दिसंबर 2019 को मरहूम अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के सदारत में 13 मुस्लिम जो मिल्ली जो रहनुमाओं, जो कौमी तंजीमें हैं, उलमाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री की 1.5 घंटे बैठक चली। मैं भी मौजूद था, जिसके बाद जो है बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि एनआरसी को लेकर जो माइनॉरिटीज़ में डर था कि यहाँ लागू नहीं होगा और जो दूसरी जो इशू जिस पर जो है था वो सबको माननीय मुख्यमंत्री ने क्लियर किया। तो हम लोग हमेशा बीजेपी के विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए हैं। ट्रिपल तलाक के मामले में आप देखे होंगे कि यहाँ जो जुलूस निकला था, हम लोग खुद नहीं, मसाल जुलूस नहीं, प्रोटेस्ट मार्च के, तो उसमें मैं भी था। जो मेमोरेंडम दिया गया था डीएम को, उसके अलावा सीए में तो कौन ऐसे धरना प्रदर्शन, पूरे किशनगंज ज़िले नहीं दूसरे ज़िलों में भी हर जगह मुझे शामिल होने का मौका मिला, तो हम लोग करते हैं। आपके समर्थकों द्वारा चाहे सोशल मीडिया की बात करें या किसी प्रोग्राम की बात करें, लगातार इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आपको 2024 के रूप में देखना चाहिए, 2024 में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में लोगों ने मानना शुरू कर देता है। ऐसे में अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपके जो चाहने वाले हैं, जो हज़ारों की लाखों की संख्या में, उनका दिल टूट जाएगा। फिर एक तरफ टिकट का मसला है। मैं जानना चाहूँगा कि इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? शीर्ष नेतृत्व ने 2 सितंबर को ही क्लियर कर दिया है कि जहां तक टिकट का मसला है कि 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है मुंबई में, जो तीसरी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई है, कि बिहार में कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी ये अभी तय नहीं है। फर्स्ट राउंड में ये तय होगा
और जो है दूसरे राउंड में जो है कौन पार्टी कौन सीट से लड़ेगी, किशनगंज किनके खाते में आएगा, आरजेडी किनके खाते में। उसके बाद इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो फिर थर्ड राउंड में जब कैंडिडेट होगा तो उसको हर तरह से जो है जांच परख के सर्वे करके जो भी करना होगा, जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी, माननीय विजय चौधरी जी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके द्वारा भी जो है ये आश्वस्त किया गया है। एक चीज़ को जो हमने आकलन किया है, मैं चाहूँगा कि मैं अपनी थॉट को आपके सामने रखूँ कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। अगर मान के चलते हैं 2024 किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं उनकी अगर जीत हो जाए तो फिर 2025 भी महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किलें उत्पन्न कर सकता है। यहाँ तक कि पूरे बिहार में इसका असर जाएगा अगर 24 में मजलिस कामयाब हो जाता है। तो इसको लेकर क्या आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, यहाँ जो आप जो मजलिस के बारे में बोलते हैं मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कुछ। अभी झारखंड में डुमरी चुनाव हुआ, कितनी भीड़ हो रही थी असदुद्दीन अवैसी साहब के सभाओं में, और जो है अभी जो रिजल्ट आया बड़े धक्का मौलाना साहब को टिकट दिए थे, जो रिजल्ट आया तो वो जो नोटा से भी कम है। और रिजल्ट के बाद मैं उस मौलाना साहब का इंटरव्यू में भी देखा, जो पब्लिक को के लिए जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे मैं उसको अपने ज़ुबान पर ला के नहीं दोहरा सकता हूँ। तो इसलिए 2024 में अब लोग समझ गए हैं, जागरूक हो गए कि इनसे किन को फ़ायदा हो रहा है। आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि किन को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो है, और जो भी जीते इंडिया गठबंधन से ही जीतेगा, और हम लोगों की दावेदारी पक्की है। और जनता का मूड को देखते हुए जनता जिसको चाहेगी उसी को टिकट मिलेगा, जैसा पूर्व में कहा गया है। और पहले भी मैं जब पार्टी में आया 2010 में, मैं टीचर था, तो मुझे जब टिकट के लिए स्वर्गीय अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब ने मेरा नाम रिकमेंड किया तो उस वक्त 3 बार सर्वे हुआ। जो लोग अभी अनिल हेगड़े जी जो अभी राज्यसभा सांसद हैं हमारे, वो बाद में मुझे कह रहे थे कि जब चुनाव नतीजे के बाद मैं हार गया कि मैं हल्दी खोरा हाट गया, टुपामारी गया, वहाँ गया, सब लोग इस तरह से आपके प्रति, तो आप कैसे ये हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हम लोग गए थे, ये हाट में रुके थे, तो इस तरह से जांच परख करके हमेशा टिकट दिया। और जो है जनता दल यूनाइटेड में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ टिकट में किसी तरह का लेन देन का बात नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ज़मीन से जुड़े आदमी को टिकट हमेशा मिला। मेरा सवाल भी बता, चूँकि क्षेत्र में हम लोग भी रहते हैं, अगर जांच परख के नहीं दी जाती है, हमेशा कहते रहे चूँकि बड़ी बड़ी पार्टियां जिस तरह की गलती करती है, और हमेशा किशनगंज से हमने एक चीज़ को नोटिस किया है कि खासकर अगर टिकट की हम बात करें तो कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। अमूमन ये हुआ है, अगर बाय चांस मान लेते हैं कि वही होता है, हमें थोपे जाते हैं, तो ऐसे में जो मजलिस का जो प्रत्याशी उसे आप कमज़ोर नहीं कह सकते, क्योंकि 2,95,000 वोट 2019 में वो लेकर आए थे। 50-60-70 हज़ार वोट बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ऐसे में अगर 24 में मजलिस निकलती है पार्टी के गलत फैसलों के कारण, तो 25 में भी इसका असर पड़ेगा। तो अगर गलत आकलन करके टिकट देंगे तो वो तो हो सकता है। जनता अगर मुझसे नाराज़ है तो नेगेटिव फैक्टर जो है वो वोट कहीं भी जा सकता है, मरता क्या नहीं कहता। हाँ, वो कहीं भी जाके वो गुस्से में लोग नोटा दबा देगा, बीजेपी को दे देगा या MIM को दे देगा। तो नेगेटिव फैक्टर बहुत बड़ा ये चीज़ होता है। एक होता है कि वोट भाई नहीं किसी पार्टी का, और एक होता है कि नेगेटिव मुझे इसको हराना है, इसको नहीं देना, ये बहुत डेंजर साइन होता है। ठीक, तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व हम लोगों का तो यही मांग है कि आप लोग आंतरिक सर्वे जिस तरह का भी होता है इंटेलिजेंस सर्वे करा लें। अगर लोग डॉक्टर जावेद साहब को चाहते हैं तो नो डाउट उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, पूरे लोग उन्हीं के लिए ये करेंगे। अगर जनता का मूड कुछ दूसरा है तो शीर्ष नेतृत्व को भी इसको समझना चाहिए। तभी भारतीय जनता पार्टी में आज क्या होता है कि वो लोग एक सीट पर, अडवाणी जैसे जो बीजेपी को 2 से यहाँ तक लेके गए, उनको भी
साइड में डस्टबिन में डाल दिया गया, पीछे नहीं। मुरली मनोहर जोशी, इस बार भी आधे से ज़्यादा एमपी का टिकट कटेगा, आप देखिएगा। तो वक्त और हालात के साथ वो देख करके नए नए चेहरों को मौका देते हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं वो जीता हुआ है, तो जीता हुआ तो बहुत पब्लिक है ना भाई। आप सोचिएगा कि खाली इस पार्टी का सिंबल ही चाहिए। तौसीफ साहब पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे, इस बार तो कांग्रेस के मंत्री जाहिदुर रहमान जो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और 2020 में किस तरह, तो सिंबल तो था उनके पास। उसी तरह जलील मस्तान साहब पहली बार निर्दलीय जीते थे, और जो है 2020 में कितनी करारी हार हो गई। तो जनता मालिक है ना। तस्लीम साहब का एक छत्र राज था सीमांचल गांधी का, 2009 में वही लालटेन लेके कितनी बार एमपी बने। अररिया से तो बाद में, जो पूर्णिया से, किशनगंज से, लेकिन तीसरे नंबर पर चले गए। तो मेरे कहने का ये है कि जो है ऐसा कुछ भी नहीं, अगर जनता के मूड के को नहीं अगर पार्टी नेतृत्व भांपेंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो ये जनता के मूड को जानना, परखना, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनता को ये लगेगा कि हमको थोपा गया। आजकल जानते हैं सोशल मीडिया में चीज़ें जो पहले गोदी मीडिया के कारण आजकल टीवी छोड़ दिया, तो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आम जनता तक भी, महिलाएं भी आजकल देख के बहुत कुछ जान जाती है कि एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, कौन क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो भी अपने हक अधिकार को जानती है। आखिरी में एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जो हाईवे का जो मामला चल रहा है, तमाम तर जगहों पर लगभग लोहागड़ा की बात करें या फिर सुंदरबाड़ी की बात करें या फिर और 2-4 जगह हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बाईपास या ऐसा कुछ तरह की जो मांगे बार बार की जा रही है, इस पर किसकी जिम्मेदारी है कि जब उसका ये बनाया जा रहा था, रोड में बनाया जा रहा होगा, जब इंजीनियर ने जाँच की होगी, तो क्या इन सारी चीज़ों को ख्याल नहीं रखा गया या फिर किन की कमी है इन तमाम तर? निश्चित रूप से जब सर्वे हुआ, जिन लोगों ने डीपीआर बनाया उनकी गलती है। माराडंगा चौक में आज इशू आ रहा है, महादेव दिघी चौक में है, लोहागड़ा में है, और पिछले दिनों आप देखें पवाखाली में है। ये पूरे हर जगह, ये अगर सही ढंग से अगर सर्वे करते तो ये नदियाँ, आप जैसे आप देख लीजिए पवाखाली में, जहाँ से डे मार्केट पवाखाली पीडब्ल्यूडी रोड आके मिलता है, वहाँ आप अंडरपास दे दिए। फिर वही रोड जब जो है पवाखाली बाजार हो के जिया पोखर नेपाल सीमा तक जाता है, जो रेलवे लाइन को टच करता है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट जो बॉर्डर रोड है उसको टच करता है, वहाँ आप अंडरपास नहीं दिए हैं। उसी तरह माराडंगा चौक में एक पुल आप नया बना दिया, दूसरा पुल वो भी जर्जर है, वो नीचे है, वो ऊंचा हो रहा है, जिस कारण अंडरपास जब वहाँ रोड सीधा कनेक्ट होती है बिशनपुर, हल्दी कोरा, सिंगारी, कैरी, बीरपुर से जो क्रॉस करके सुंदरबाड़ी आप जो है बरबट्टा वगैरह, टेना, कोचा धामन, आप जो है SS 99 तक वो रोड जाती है। तो वहाँ अंडरपास नहीं हो रहा कि एक रोड ऊंचे एक रोड नीचे। पिछले दिनों भी काम रोका गया था, हम लोग गए थे, SDM साहब, SDPO साहब। तो ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और केंद्र के लोग कितने हैं, और ये सांसद महोदय की भी जिम्मेदारी है कि आप जब जिन कामों का क्रेडिट ले रहे हैं तो ये सब चीज़ों को देखना आपकी जिम्मेदारी है कि क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप विदा लेना चाहेंगे आपसे? हम चाहेंगे कि खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।